आज हम 19वीं सदी के लखनऊ की एक ऐसी गुमशुदा तहजीब में उतर रहे हैं जो शानो शौकत, फन शायरी और टूटे हुए दिलों की दुनिया थी। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने फिल्मों और किताबों में देखा तो है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं। आज हम इमराओ जान अदा की कहानी और उससे जुड़ी सकाफत का गहराई से जायजा लेंगे। और हमारे पास उस मौजू पर मवाद भी बहुत दिलचस्प है। मिर्जा हादी रसवा के मशहूर नावल के खुलासे हैं, फिर तवाइफ सकाफत पर कुछ तहकीकी मज़ामीन हैं जो इस इदारे की हकीकत को बेनकाब करते हैं। 1981 की क्लासिक फिल्म पर तनकीदी जायज़े हैं और सबसे बढ़कर कुछ ऐसे ज़राए भी हैं जो इस बुनियादी सवाल पर बहस करते हैं जो आज तक हल नहीं हो सका। क्या इमराओ जान अदा कोई हकीकी शख्सियत थी भी या नहीं? बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ इमराओ जान की जिंदगी की कहानी सुनाना नहीं है। हम इस गुफ्तगू के जरिए उस दौर को, उसकी पेचीदगियों को और एक ऐसे सकाफती इदारे को समझने की कोशिश करेंगे जिसे तवाइफ कहा जाता था। हम फन और तिजारत, आज़ादी और समाजी पाबंदियों के दरमियान जो कश्मकश है उसे देखेंगे और इस तारीखी इसरार से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या थी और फसाना क्या। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे अहद के उरूज और ज़वाल की दास्तान है। आइए इसमें उतरते हैं। तो आइए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये शुरू होती है। नॉवेल का आगाज ही बहुत दिलचस्प है। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक फर्जी याददाश्त है जिसे एक उम्र रसीदा इमराओ जान खुद मुसन्निफ मिर्जा हादी लुस्वा को सुना रही हैं। ये पहला शख्स बयानिया उसे बहुत जाती और हकीकी बना देता है। बिल्कुल, और ये उसकी ताकत है। कहानी का आगाज होता है फैजाबाद के एक मुतवस्सित घराने से, जहाँ एक बच्ची है, नाम है अमीरिन। वो एक आम खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसके वालिद एक मुकामी मुजरिम दिलावर खान के खिलाफ अदालत में गवाही दे देते हैं। बदले की आग में जलता हुआ दिलावर खान 12 साला अमीरन को अगवा कर लेता है। और ये सिर्फ एक अगवा नहीं था, ये तो उसकी शनाख्त की मौत थी। दिलावर खान उसे लखनऊ लाकर खानम जान नामी एक मशहूर तवाइफ के कोठे पर बेच देता है। यहाँ अमीरन को एक नई शनाख्त मिलती है, इमराओ जान। लेकिन ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, ये एक पूरी सकाफती तब्दीली थी। खानम जान के कोठे पर उसकी तरबियत का मकसद क्या था? क्या उसे सिर्फ एक तफरी का जरिया बनाना था या उससे कुछ बड़ा मकसद था? उसे सिर्फ नाच गाना नहीं सिखाया गया, उसे क्लासिकी म्यूजिक, रक्स में मुजरे की नज़ाकतें, शायरी कहने और समझने का फन और सबसे अहम अदाब महफिल सिखाए गए। उसे उर्दू और फारसी अदब पर उबूर हासिल करवाया गया। मकसद एक ऐसी फनकारा तैयार करना था जो लखनऊ के आला तबके के मर्दों के लिए फिक्री और फनी तौर पर एक बराबर की साथी बन सके, ना कि सिर्फ जिस्मानी तस्कीन का जरिया। और वो इसमें कामयाब होती हैं। वो जल्द ही लखनऊ के अमीर तबके में अपनी जहानत, शायरी और फन की वजह से मशहूर हो जाती हैं। और फिर कहानी में मोहब्बत का अंसर दाखिल होता है, नवाब सुल्तान की शक्ल में। जी, नवाब सुल्तान एक पढ़े लिखे और मुहज्जब नवाब हैं। वो इमराओ के फन और जहानत के कदरदान हैं। दोनों में गहरी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन यहाँ इस दौर की समाजी मुनाफिकत और तबकाती तकसीम खुलकर सामने आती है। नवाब सुल्तान इमराओ से मोहब्बत तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे शादी करके उन्हें अपनी इज्जतदार दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकते। खानदानी दबाव, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। ये इमराओ की जिंदगी का पहला बड़ा दिल टूटना था, लेकिन आखिरी नहीं। बिल्कुल, ये पहला बड़ा जज्बाती धचका था जो उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी अपनी कोई समाजी हैसियत नहीं। दिल शिकस्ता होकर वो एक डाकू फैज अली के साथ फरार हो जाती है। ये एक तरह से समाज से बगावत की कोशिश थी, एक आज़ाद जिंदगी की तलाश, लेकिन ये भयानक तरीके से नाकाम रहती है। फैज अली एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और इमराओ को बेयारो मददगार और ज़्यादा बदनाम होकर वापस लखनऊ आना पड़ता है। और जब लगता है कि हालात इससे बदतर नहीं हो सकते, तो तारीख खुद कहानी में एक बड़ा किरदार बनकर सामने आती है। 1857 की जंग आज़ादी, लखनऊ जो नवाबी तहजीब का दिल था, एक मैदान जंग बन जाता है। हर तरफ तबाही और अफरा तफरी है। इस हंगामे में इमराओ को अपनी जान बचाकर लखनऊ से भागना पड़ता है और किस्मत उसे वापस अपने आबाई शहर फैजाबाद ले आती है।
یہاں اسے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے کہ شاید وہ اپنی پرانی زندگی، اپنی کھوئی ہوئی شناخت امیرن کو واپس پا لے۔ لیکن یہاں اس کی زندگی کا سب سے المناک موڑ آتا ہے۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن اس کا خاندان اسے اپنانے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کا بھائی اسے خاندان پر ایک دھبا سمجھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ گھر کی رہی ہے نہ گھاٹ کی۔ اس کے لیے امیرن مر چکی ہے اور امراؤ جان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے، اپنے ہی خون کا انکار۔ اور یہی اس کہانی کا اصل المیہ ہے۔ سماج نے اسے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، اب اس کے اپنے خاندان نے بھی کر دیا۔ وہ مکمل طور پر تنہا رہ جاتی ہے۔ وہ واپس لکھنؤ آ جاتی ہے، لیکن اب وہ پہلے والی امراؤ نہیں رہی۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ زیادہ خوددار، حقیقت پسند اور فلسفیانہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی قسمت کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اپنے فن اور اپنی شناخت پر فخر کرتی ہے۔ وہ رحم کی طلبگار نہیں، بلکہ اپنی کہانی کی مالک ہے۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جو حالات کا شکار ضرور تھی، لیکن اس نے اپنی ذات اور وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ لفظ طوائف کا مطلب وہ نہیں تھا جو آج سمجھا جاتا ہے۔ آج تو یہ لفظ تقریباً ایک گالی بن چکا ہے اور اسے سیدھا جسم فروشی سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے لکھنؤ میں وہ کون تھیں؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے جسے سمجھے بغیر ہم امراؤ جان کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ طوائفیں اس دور کی سماجی درجہ بندی میں سب سے اوپر تھیں۔ وہ عام رقاصاؤں یا پیشہ ور عورتوں سے بالکل مختلف تھیں۔ وہ فنکارہ تھیں۔ انہیں کتھک، مجرا، غزل گائیکی، ٹھمری، دادرا اور ادب کی برسوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ انہیں آداب محفل یعنی تمیز اور تہذیب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ تو ان کے کوٹھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، صرف تفریح کی جگہ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ تہذیب و ثقافت کے مراکز تھے۔ آپ انہیں اس دور کے سیلون کہہ سکتی ہیں۔ وہاں شہر کے عمراء، شعراء اور اہل دانش جمع ہوتے تھے۔ ادبی محفلیں ہوتی، شاعری پر بحث ہوتی اور موسیقی سنی جاتی۔ یہاں تک کہ نوجوان نوابوں کو آداب و گفتگو کا فن سکھانے کے لیے ان طوائفوں کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ وہ ایک طرح سے تہذیب کی استاد تھیں۔ یہ تو جاپان کی گیشا ثقافت جیسا لگتا ہے۔ وہاں بھی گیشا کو محض تفریح فراہم کرنے والی نہیں، بلکہ فن اور روایتی تہذیب کی محافظ سمجھا جاتا تھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی راج نہ آتا تو لکھنؤ کی طوائف کا ادارہ بھی آج ویسی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا؟ یہ ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال ہے۔ امکان یہی ہے کہ وہ ادارہ اپنی شکل بدلتا، لیکن شاید اس کی ثقافتی اہمیت برقرار رہتی۔ برطانوی راج نے دو طرح سے اس ادارے کو تباہ کیا۔ پہلا، انہوں نے اپنی وکٹورین اخلاقیات کی بنا پر طوائفوں کو محض ناچ گرلز کہہ کر بدنام کیا اور انہیں اخلاقی طور پر پست اور عام جسم فروشوں کے برابر سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فن اور جسم فروشی کے درمیان موجود باریک لکیر کو مٹا دیا۔ اور دوسری وجہ یقیناً 1857 کی جنگ اور اس کے بعد کے حالات ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ جنگ کے بعد ان کے سب سے بڑے سرپرست یعنی اود کے نواب اور عمرا اپنی طاقت، جاگیریں اور دولت کھو بیٹھے۔ جب سرپرستی ہی ختم ہو گئی تو فن کیسے زندہ رہتا؟ اس معاشی تباہی کی وجہ سے بہت سی طوائفوں کو زندہ رہنے کے لیے مجبوری میں مکمل طور پر جسم فروشی کا پیشہ اپنانا پڑا۔ اس طرح ایک فنکارہ اور ایک عام پیشہ ور عورت کے درمیان کا فرق جو پہلے ہی دھندلا کیا جا رہا تھا، مکمل طور پر مٹ گیا۔ یہ کردار اتنا جاندار اور حقیقی لگتا ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف ایک مصنف کا تخیل تھا یا کیا واقعی کوئی امراؤ جان اس دنیا میں موجود تھیں؟ اور اب وہ حصہ جو واقعی بہت دلچسپ ہے، کیا امراؤ جان ادا کوئی حقیقی شخصیت تھیں؟ ہمارے ذرائع اس پر پوری طرح منقسم ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ اگر ہم افسانہ ہونے کے دلائل دیکھیں تو وہ بھی کافی مضبوط ہے۔ 1981 کی فلم کے مصنف جاوید صدیقی کا ماننا ہے کہ وہ مرزا رسوا کی ایک شاندار ادبی تخلیق تھی۔ وہ ایک بہت سادہ مگر گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ حقیقی تھی تو ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کوئی خاندان، کوئی نشانی؟ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اور خود ناول کے اندر بھی کچھ اشارے ملتے ہیں جو اسے فکشن ثابت کرتے ہیں۔ بالکل، ناول کا اختتام بہت غیر معمولی ہے۔
उमराव जान अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद खुद मुसन्निफ रिस्वा की लिखी हुई तहरीर को पढ़ती है और इस पर तनकीद करती है। वो कहती हैं कि आपने कुछ चीज़ें ठीक नहीं लिखी, उन्हें ऐसे होना चाहिए था। ये एक अदबी तकनीक है जिसे मेटाफिक्शन कहते हैं, जहाँ किरदार को मालूम होता है कि वो एक कहानी का हिस्सा है। ये तकनीक उसके अफसानवी होने की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है। लेकिन ये तो बहुत आसान जवाब लगता है। दूसरी तरफ कुछ मौरखीन और ज़राए ठोस तारीखी शवाहिद की तरफ भी इशारा करते हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। यहीं पर मामला पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। मौर्रिख अमरीश मिश्रा का दावा है कि मिर्ज़ा रसवा की मुलाकात 1882 में वाकई एक जीती जागती लेकिन इंतहाई गरीब और मफलूकुल हाल इमराव जान से हुई थी। उनका कहना है कि रसवा एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनकी मुलाकात इमराव से हुई जो किसी केस के सिलसिले में थाने आई थी। रसवा उनकी जहानत और शायरी से मुतासिर हुए और उनकी कहानी को नॉवेल की शक्ल दी। और सिर्फ यही नहीं, नॉवेल के कुछ दूसरे किरदारों का हकीकी होना भी साबित है, जो इस नजरिए को मजीद तकवीत देता है। जी, और ये सबसे मजबूत दलील है। नॉवेल का एक अहम किरदार डाकू फजल अली है, जिसे फिल्मों में फैज अली दिखाया गया है। तारीखी दस्तावेजात से साबित है कि फजल अली नामी एक हकीकी डाकू था जो 1856 में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये तो एक तारीखी हकीकत है। लेकिन इससे भी बड़ा सबूत एक और तवाइफ का बयान है। हाँ, और ये वाकई हैरानकुन है। 1857 की जंग में कानपुर की एक और मशहूर तवाइफ अजीजन बाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जंग के बाद जब अंग्रेजों ने उनसे तफ्तीश की और उनका बयान रिकॉर्ड किया तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो रक्स और मौसीकी में इमराव जान की शागिर्द हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। यानी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक सरकारी तहरीरी रिकॉर्ड है। ये तो पूरे अफसाना वाले नजरिए को चैलेंज करता है। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये एक बरतानवी सरकारी दस्तावेज में दर्ज है जो इमराव जान के हकीकी वजूद की तरफ सबसे ठोस इशारा है। तो अब हमारे पास दो मुतजाद तस्वीरें हैं। एक तरफ अदबी इशारे हैं जो इसे फिक्शन बताते हैं, दूसरी तरफ ठोस तारीखी सबूत हैं जो उसके हकीकी होने का पता देते हैं। तो शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। ऐसा लगता है कि रुस्वा ने एक असली किरदार, एक हकीकी इमराव जान की जिंदगी के खाके पर अपने तखय्युल से रंग भरकर एक मुकम्मल नॉवल तख्लीक किया। ये सबसे ज्यादा करीने क़यास लगता है। एक हकीकी औरत की कहानी जिसे एक मास्टर कहानीकार ने अदब का शाहकार बना दिया। चाहे वो हकीकी हो या ना हो, उनकी कहानी ने हमारी सकाफत पर, खास तौर पर सिनेमा पर एक अनमिट नक्श छोड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार 1981 में बनने वाली मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान का है। आज ज्यादातर लोगों के लिए उमराव जान का चेहरा रेखा का चेहरा है। बिला शुबा वो फिल्म एक शाहकार है। मुजफ्फर अली ने 19वीं सदी के लखनऊ को जिस खूबसूरती और तफसील से पर्दे पर जिंदा किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो माहौल, वो लिबास, वो आदाब, सब कुछ बेमिसाल था। और रेखा ने उमराव जान का किरदार इस तरह निभाया कि उन्हें इस पर नेशनल अवार्ड मिला और वो किरदार हमेशा के लिए उनसे मंसूब हो गया। और इस फिल्म की मौसीकी, खयाम की मौसीकी और शहरियार के लिखे हुए गीत, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए और इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, ये गीत आज भी क्लासिक माने जाते हैं। आशा भोसले की आवाज ने इन गजलों को अमर कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि फिल्म और नावल में कुछ अहम फर्क थे। फिल्म ने कहानी को ज्यादा रोमानवी और ड्रामाई बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां की। मसलन फिल्म में इमराव को बेहद हसीन दिखाया गया है, जबकि नावल के मुताबिक वो आम शक्ल सूरत की थी। लेकिन उनकी असल खूबी उनकी जहानत, शायरी और आवाज थी। अच्छा, तो फिल्म ने उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर ज्यादा जोर दिया? जी, जो कि सिनेमा की एक जरूरत भी है। इसी तरह फिल्म में नवाब सुल्तान के साथ मोहब्बत की कहानी को मरकजी हैसियत दी गई है, जबकि नावल में ये उनकी जिंदगी के बहुत से अलीमियों में से एक है। लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद फिल्म ने नावल की रूह को, उसके दर्द, उसकी तहजीब और उसके किरदार की गहराई को बहुत कामयाबी से पकड़ा। मिसाल के तौर पर गाना दिल चीज क्या है, जो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक तवाइफ का अपने सरपरस्त पर इख्तियार का ऐलान है। वो कह रही है कि तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं दे दूंगी, लेकिन इस एक इशारे की कीमत है। ये मुफ्त नहीं है,
یہ اس کے وقار اور خودداری کا اظہار ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک المناک زندگی، ایک گمشدہ ثقافتی ادارے اور ایک تاریخی اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امراؤ جان کی کہانی صرف ایک طوائف کی کہانی نہیں ہے، یہ فن اور تجارت، ذاتی آزادی اور سماجی پابندیوں اور ایک شاندار لیکن زوال پذیر تہذیب کی داستان ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب تاریخ بدلتی ہے تو سب سے زیادہ قیمت کون چکاتا ہے۔ اور ایک آخری سوچ، ناول کے اختتام میں ایک ایسی امراؤ جان پر ہوتا ہے جو اپنی تقدیر کو قبول کر چکی ہے لیکن اپنی شناخت کبھی نہیں کھوتی۔ رسوا اسے اپنی ہی کہانی پر تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ تمہاری کہانی وہی ہوگی جو تم خود سناؤ گی۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ ایسی دنیا میں جو ہمیں ہمارے حالات، ہمارے پیشے یا ہماری سماجی حیثیت سے پہچانتی ہے، ہماری اصل شناخت کا کتنا حصہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اور کتنا دوسروں کی کہی ہوئی کہانی ہے۔ امراؤ جان کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی کہانی کے کتنے مالک ہیں۔